हाँ जी दोस्तों, तो फिर वेलकम टू द सेकंड वीडियो फॉर टुडे। स्पाइकिंग टेंशंस ऑन पीस इन कोरियन पेनिनसुला। कोरियन पेनिनसुला में टेंशंस बढ़ रहा है, इसी के बारे में। डायलिंग डाउन अग्रेसिव रिटोरिक इज क्रूशियल फॉर पीस इन कोरियन पेनिनसुला। चलिए देखते हैं इसमें क्या है मामला। Kim Jong-un's decision to declare South Korea as an enemy state of the North and abandon the idea of peaceful reunification signals that। तो वो दिक्कत क्या होता है, आप सब जब पढ़ते हो ना तो आप लोगों को समझ नहीं आता है कि कहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ पे वर्ब है, राइट। महसूस नहीं कर पाते, और ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है मैं जड़ में बता देता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब आप क्लास 6 की किताबें पढ़ना शुरू करते हो ना, तो वहां से जब सेंस बनना शुरू होता है, तो फिर क्लास 10 आते आते आप बहुत अच्छे हो जाते हो, और फिर न्यूज़पेपर उतना परेशान नहीं करते। लेकिन जिनका वो गैप हो ना क्लास 6 से क्लास 10 12 तक का, तो उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना एक बड़ा चैलेंज रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही हो गया जैसे कि आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती और आप उसकी बड़ी ऊपर लेवल की बुक निकाल लें हाथ में। यहाँ देखें, यहाँ ये है वर्ब आपका, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। अगर आप लोग ऐसे पैराग्राफ दे करके हर एक सेंटेंस को अंडरलाइन करके खाली ये पूछ दे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो मैं कहता हूं कि कई लोग उसमें ही फेल कर जाएंगे। उनको ये नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कौन सा टेंस है। कोई कहेगा प्रेजेंट सिंपल है, कोई कहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखो, राइट। लेकिन आप गौर करो, किम जोंग उन्स डिसीजन to declare South Korea as an enemy state of the North and abandon the idea of peaceful reunification signal क्या करता है? That Pyongyang is adopting a more aggressive stand। तो सिग्नल सब वर्ब है आपका, और सब्जेक्ट है ये सारा का सारा। किंग जॉन्स डिसीजन टू डिक्लेयर साउथ कोरिया एज एन एनिमी स्टेट ऑफ द नॉर्थ। इन्होंने डिसाइड किया है साउथ कोरिया को एक एनिमी स्टेट डिक्लेयर करने का, नॉर्थ कोरिया का। एंड अबैंडन, त्याग देने का, द आइडिया ऑफ पीसफुल यूनिफिकेशन। पीसफुल यूनिफिकेशन होगा यानी साथ आ जाएंगे, रीयूनिफिकेशन, ये तो इजी वर्ड है समझने के लिए। यूनिफाई हो जाना यानी एक बन जाना। द आइडिया ऑफ पीसफुल यूनिफिकेशन को भी अबैंडन कर दिया, त्याग दिया है। ये सिग्नल करता है, इनका ये करना ये सिग्नल करता है दैट प्योंगयांग इज अडॉप्टिंग अ मोर अग्रेसिव स्टैंड, कि प्योंगयांग जो है एक ज्यादा अग्रेसिव स्टैंड ले रहा है। ठीक है, तो ये सेंटेंस किम से शुरू होकर के स्टैंड पे खत्म होता है, और ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है जहां पर वर्ब क्या है? सिग्नल्स। आपको करना कुछ नहीं है, आपको समझने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि हर एक सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। ठीक है, और ये समझने के लिए आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब देखना होगा। अभी से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये टेक्स्ट आप लोगों को, इसका बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक, मेरे समझ जाने से और समझा देने से काम नहीं होना, आपको समझना जरूरी है। ठीक है। Recent months also saw increased war rhetoric from Mr. Kim as well as a series of weapons tests by the North। अब ये सेंटेंस पे आएंगे, इस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, सारे जगह पे ये करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग और बेहतर समझ सके। यहां पर वर्ब है सॉ, और ये है पास्ट सिंपल सेंटेंस। रीसेंट मंथ्स सॉ, इस तरह के सेंटेंसेस आप कभी बोल नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है, ये लिखने के सेंटेंसेस हैं। तो इसका रीसेंट मंथ सॉ, इसका मतलब पिछले कुछ महीनों में, फिलहाल के कुछ महीनों में देखने को मिला है ना। रीसेंट मंथ्स ऑल्सो सॉ, तो हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोले बताइए? रीसेंट मंथ्स ऑल्सो सॉ, इंग्लिश में ऐसे बोला, हिंदी में बोलते हैं पिछले कुछ महीनों में देखने को मिला है क्या? इंक्रीज्ड वॉर रिटोरिक, बढ़ता हुआ वॉर रिटोरिक। सो इंक्रीज्ड वॉर रिटोरिक, वॉर रिटोरिक मतलब क्या होता है? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम हराएंगे, हम मारेंगे। वॉर रिटोरिक फ्रॉम मिस्टर किम, किम के तरफ से वॉर रिटोरिक बहुत ज्यादा सुनने को मिला है। एज वेल एज अ सीरीज ऑफ वेपन्स टेस्ट बाय द नॉर्थ, और साथ ही साथ और क्या देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों में? ए सीरीज ऑफ वेपन्स टेस्ट बाय द नॉर्थ, उन्होंने कई हथियारों की टेस्टिंग भी की है। तो गौर करिए, यहां पर आपका मेन ध्यान देने वाली चीज होगी रीसेंट मंथ्स सॉ, यहां सब्जेक्ट रीसेंट मंथ्स है, जबकि आप हिंदी में रीसेंट मंथ्स को कभी सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और इसके साथ इन ऑब्जेक्ट क्या, सॉ का ऑब्जेक्ट क्या, सॉ का ऑब्जेक्ट क्या? इंक्रीज्ड वॉर रिटोरिक। क्या देखने को मिला है? इंक्रीज्ड वॉर रिटोरिक। और क्या देखने को मिला है? ए सीरीज ऑफ वेपन्स टेस्ट। लास्ट वीक, अब तीसरे सेंटेंस पे आते हैं। लास्ट वीक पेंग, किधर गया, किधर गया? हाँ, लास्ट वीक
Last week, Pyongyang claimed to have fired medium-range hypersonic missile that could travel at low altitudes. अब इसमें ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। यहां सब्जेक्ट क्या है? प्योंगयांग। क्लेम्ड सब V2 आ गया। क्या क्लेम किया? टू हैव फायर्ड अ मीडियम रेंज, उन्होंने फायर किया, उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने फायर किया है। परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करते हैं कोई पूरा बताने के लिए, काम पूरा हो गया है। उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने फायर किया है a medium range hypersonic missile, hypersonic, that could travel at low altitudes. Altitude मतलब तो आप समझते ही होंगे, समंदर तल से ऊंचाई को altitude कहते हैं। It has also tested underwater unmanned nuclear capable drones. देखिए फिर से आइए, इस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है it means नॉर्थ कोरिया has also tested underwater unmanned nuclear capable drones. ये चीजें भी उन्होंने टेस्ट की है। अंडर वाटर न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन्स, अनमैन्ड, जो अंडर वाटर जाए, अनमैन्ड उसमें आदमी किस होता है पड़े, न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन्स, सब तरह के ड्रोन्स टेस्ट किए अर्लियर दिस मंथ। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में आते, कहां तक जाता है पहले वो सेंटेंस अंडरलाइन करो ताकि समझने में आसान। देखो ये सेंटेंस इतना लंबा है। अब देखो, अर्लियर दिस मंथ द नॉर्थ फायर्ड हंड्रेड्स ऑफ आर्टिलरी शेल्स नियर द साउथ आइलैंड्स ऑफ योंगप्योंग एंड बेंगयोंग क्लोजर टू द नॉर्दर्न लिमिट लाइन। ये सेंटेंस आसान लग रहा है आप लोगों को क्योंकि अर्लियर दिस मंथ एक एडवर्ब ऑफ टाइम रख लो। द नॉर्थ फायर्ड, द नॉर्थ आपका सब्जेक्ट हो गया, द नॉर्थ कोरिया फायर्ड V2, क्या फायर किया? हंड्रेड्स ऑफ आर्टिलरी शेल्स near the south islands of Yangpyeong and whatever Bangyong, closer to the northern limit line. ठीक है, अब ये नॉर्दर्न लिमिट लाइन क्या है? कॉमा देकर के इसके बारे में कुछ बताया गया है। ए डिस्प्यूटेड इंटर कोरियन मैरीटाइम बॉर्डर। ये क्या है? एक डिस्प्यूटेड है इंटर कोरियन मैरीटाइम बॉर्डर। ठीक है, ये नॉर्दर्न लिमिट लाइन जो है वो डिस्प्यूटेड इंटर कोरियन, कोरिया के बीच में मैरीटाइम बॉर्डर है। ठीक है, वहीं पर नॉर्थ ने हंड्रेड्स ऑफ आर्टिलरी शेल्स फायर किए। अब चले अगले सेंटेंस में। It is evident from these actions that the Kim regime is seeking to alter the status quo. ये भी सेंटेंस यहीं पर खत्म हो गया। चलिए, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस का है? प्रेजेंट सिंपल का है। It is evident, यहाँ सब्जेक्ट इट है, बी वर्ब का सेंटेंस है, it is, यही हमारा टेंस। ठीक है, it is evident from these actions that the Kim regime is seeking to alter the status quo, कि किम रेजिम जो है वो कोशिश करे, मैं बता रहा हूं बार बार लिखा जाता है सीक टू डू समथिंग, यानी ट्राई टू डू समथिंग, इज सीकिंग टू ऑल्टर द स्टेटस को, और स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रही है। ऑल्टर मतलब चेंज करना, ऑल्टर पढ़ते हैं, अल्टर मत पढ़िएगा ऑल्टर, ऑल्टर द स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रही है किम रेजिम जो है। ठीक है, अब इसको ये नहीं कह देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। इट इज एविडेंट। कुछ लोग इस हिस्से को देखेंगे, किम रेजिम इज सीकिंग, कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं, वो उसके दैट क्लॉज का हिस्सा है, वो मेन सेंटेंस नहीं है आपका। मेन क्लॉज आपका यहां है, इट इज एविडेंट। ठीक है, इट इज एविडेंट, इसलिए आपका सेंटेंस ये है प्रेजेंट सिंपल में। आगे देखते हैं। तो साफ है, एविडेंट मतलब स्पष्ट है, दिख रहा है। ठीक है, इट इज एविडेंट, दिख रहा है। एविडेंट एक एडजेक्टिव है, राइट। इट इज एविडेंट फ्रॉम दीज एक्शंस, इन एक्शन से साफ दिख रहा है दैट किम रेजिम इज सीकिंग टू ऑल्टर द स्टेटस को। बट मिस्टर किम्स एक्शंस वर नॉट एंटायरली अनप्रोवोक्ड। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि मिस्टर किम के जो एक्शंस है बिल्कुल अपने मर्जी से उन्होंने किए, बिना किसी उकसावे के किए हैं। His actions were not entirely unprovoked. ठीक है, यहाँ unprovoked को एक एडजेक्टिव समझिए और यहाँ बी वर्ब समझिए। His actions were not entirely unprovoked. Unprovoked अगर कुछ काम है तो ये बिना उकसावे के किया हुआ है। ठीक है, लेकिन his actions were not entirely unprovoked, पूरी तरह से unprovoked नहीं थे उनके actions, उनको भी उकसाया गया है। कैसे? He sees the growing military convergence between South Korea, Japan and the US as a security threat. ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। यहां पर आइए, he sees, ये हो गया आपका टेंस डिसाइड हो गया सेंटेंस का। वो देखते हैं the growing military convergence between South Korea, Japan and the US as a security threat,
वो जो साउथ कोरिया, जापान और यूएस के बीच में बढ़ता हुआ मिलिट्री कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस। अभी थोड़ी देर पहले डाइवर्जेंट व्यूज पढ़े थे, डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग, डिफरेंट। कन्वर्जेंट ऑपोजिट है डाइवर्जेंट का, डाइवर्जेंट का ऑपोजिट क्या होता है? कन्वर्जेंट। तो डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस, नाउन्स। कन्वर्जेंस होता है एक साथ हो जाना, मिल जाना, एक समान हो जाना, ठीक है। तो साउथ कोरिया, जापान और यूएस के जो है ना मिलिट्री कन्वर्जेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक साथ मिलके बहुत ज्यादा मिलिट्री ड्रिल्स वगैरह कर रहे हैं, काफी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। इस चीज को ये एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे देखते हैं किम, कि ये तीनों जब साथ आ रहे हैं तो मेरे पर रिस्क है। तो ही सीज द ग्रोइंग मिलिट्री कन्वर्जेंस, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्रोइंग मिलिट्री कन्वर्जेंस between South Korea, Japan, and the US as a security threat. You see somebody as something. You see something as something. इसका सीधा पैटर्न हुआ, ठीक है। He sees this as this. वो इस चीज को ऐसे देखता है। The three countries recently linked up their missile radar data with one another. देखिए, तीनों कंट्री ने हाल ही में लिंक अप किया। यहां भी इसी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस देखिए आप। The three countries recently linked up, इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में लिंक अप किया, ठीक है। रिसेंटली लिंक्ड अप, लिंक अप किया, यहां सब्जेक्ट हो गया द थ्री कंट्रीज, ठीक है। रिसेंटली एक एडवर्ब है, लिंक अप वर्ब हो गया पास्ट टेंस में। क्या लिंक अप किया? देयर मिसाइल रडार डेटा विद वन अनदर। आगे बढ़ते हैं। द यूएस एंड साउथ कोरिया also routinely conduct joint military exercises. ये सेंटेंस भी पास्ट सिंपल में नहीं, प्रेजेंट सिंपल में है। देखिए, द यूएस एंड साउथ कोरिया ऑल्सो रूटीनली कंडक्ट, ये कंडक्ट जो है ना, कंडक्ट यही है आपका वर्ब, कंडक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? द यूएस एंड साउथ कोरिया, ये एडवर्ब है। रूटीनली कंडक्ट, अक्सर कंडक्ट करते हैं। जॉइंट क्या कंडक्ट करते हैं? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये ऑब्जेक्ट हो गया कंडक्ट का। which triggers sharp reactions from the north, जिसकी वजह से नॉर्थ से शार्प एक्शंस रिएक्शंस आता है। जो ट्रिगर करता है, क्या ट्रिगर करता है? इनका जो जॉइंट मिलिट्री एक्शन एक्सरसाइज है ना, ये ट्रिगर करता है। ये विच रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है इसके लिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए। विच ट्रिगर शार्प रिएक्शंस फ्रॉम द नॉर्थ, ट्रिगर करता है शार्प रिएक्शंस नॉर्थ से, यानी नॉर्थ उसके बदले कुछ जवाब देता है, ठीक है, शार्प रिएक्शन देता है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल हु अस्यूम्ड ऑफिस, ये फ्रेज अच्छा पढ़िए। अस्यूम्ड ऑफिस मतलब ऑफिस संभालना, पदभार संभालना, ओके। अस्यूम पावर्स, अस्यूम ऑफिस, ठीक है। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल हु अस्यूम्ड ऑफिस इन मई 2022, मई 2022 में इन्होंने ऑफिस संभाला, पावर में आए, ठीक है। तो अस्यूम का जो मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है, उससे बड़ा अलग मीनिंग है ये, अस्यूम ऑफिस, अस्यूम पावर, ओके, अस्यूम चार्जेस, ओके। हैज आल्सो मेंटेन्ड, इन्होंने भी कहा है, ए हॉकिश स्टैंड टुवर्ड्स पेंगयोंग, सेइंग दैट पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू स्ट्रेंथ। देखिए, अब ये भी क्या बोल दिए कि भाई पीस तभी हासिल किया जा सकता है जब आपके पास ताकत हो, यानी कि ये भी बढ़िया बात नहीं बोले, ठीक है, ये भी लड़ने वाली बात कर दी है, ठीक है। तो यहां देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब देखिए, ये कौन सा टेंस होगा? कुछ लोग कहेंगे हु अस्यूम, नहीं, ये आपका सिर्फ रिलेटिव क्लॉज का वर्ब है, इसको मत समझिए सेंटेंस का मेन वर्ब। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज आल्सो मेंटेन्ड ए हॉकिश स्टैंड, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का हैज आल्सो मेंटेन्ड, क्या मेंटेन किया है? ए हॉकिश स्टैंड टुवर्ड्स प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया की तरफ इन्होंने भी एक लड़ाका वाला स्टैंड मेंटेन किया। क्या कहा इन्होंने? पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू स्ट्रेंथ। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है दोस्तों। मेन आपका सब्जेक्ट और वर्ब आपको देखना होता है हमेशा, उसके बाद बाकी उसी हिस्से में, जैसे यहाँ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट हैज मेंटेन्ड, ठीक है, ए हॉकिश स्टैंड टुवर्ड्स, सेइंग, क्या कहते हुए? दैट पीस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू स्ट्रेंथ। अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप हटा दे दोस्तों, और यहाँ फुल स्टॉप योंग के बाद फुल स्टॉप डाल दे, कॉमा हटा दे, सॉरी, एक कॉमा हटा दे, फुल स्टॉप डाल दे, तो सेइंग नहीं लिखेंगे, बोलेंगे he said that peace can be achieved only through strength. In the past, despite its rhetoric,
In the past, despite its rhetoric, North Korea was open to diplomatic engagement with the South and the US. यहां तक सेंटेंस जाता है, ठीक है। ये एक सेंटेंस यहां से यहां तक है। अब आप यहां देखो, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसका वर्ब है बी वर्ब। नॉर्थ कोरिया वॉज ओपन, ओपन यहाँ एक एडजेक्टिव है। नॉर्थ कोरिया वॉज ओपन टू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। इफ यू आर ओपन टू समथिंग, इफ यू आर ओपन टू एन आइडिया, तो आप उस आइडिया के लिए तैयार हैं, आप उस आइडिया को मानने के लिए तैयार रहते हैं कि हाँ समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। उसको बंद नहीं करते, उसको रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है, डिसमिस नहीं करते उस ऑप्शन को। लिखा है इन द पास्ट डिस्पाइट इट्स रिटोरिक नॉर्थ कोरिया वाज ओपन टू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए नॉर्थ कोरिया ओपन था, ठीक है। भारत बातचीत के लिए ओपन है, कैसे बोलेंगे? इंडिया इज ओपन टू टॉक्स, ओके, इंडिया इज ओपन टू टॉक्स। तो वैसे नॉर्थ कोरिया वाज ओपन टू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द साउथ एंड द यूएस डिस्पाइट इट्स रिटोरिक। हाँ बोलता रहता था, रिटोरिक्स देता रहता था कि हाँ लड़ेंगे, अमेरिका को सबक सिखाएंगे, लेकिन बावजूद इसके डिस्पाइट इट्स रिटोरिक इट वाज ओपन टू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करने के लिए तैयार रहता था। अगर आप डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं समझ रहे तो होता है कूटनीतिक बातचीत, है ना। In 1994, it reached the agreed framework with the Clinton administration. आ गया ये सेंटेंस पे छोटा सेंटेंस है। It reached subject plus V2 past simple का सेंटेंस है। It मतलब नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया reached the agreed framework with the Clinton administration. क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अग्रीड फ्रेमवर्क तक पहुंचे कि चलिए ठीक है ये वाला काम करेंगे। एज पार्ट ऑफ दिस, इस अग्रीड फ्रेमवर्क के हिस्से के हिसाब से, as part of this, it agreed to freeze the operation and construction of its nuclear reactors. As part of this here refers to agreed framework, right? As part of the agreed framework, it agreed, North Korea agreed to freeze the operation, रोकने के लिए, operation रोकने के लिए, and construction रोकने के लिए of its nuclear reactors. अपने nuclear reactors के operation और construction रोकने के लिए तैयार हो गया था। It was after the collapse of the agreed framework during the George Bush Jr. administration that Pyongyang went nuclear. अब ये सेंटेंस देखिए, it was after the collapse of the agreed framework during the George Bush Jr. administration that Pyongyang went nuclear. यहाँ इस सेंटेंस को क्लेफ्ट सेंटेंस कहते हैं हम लोग, जिसमें एक हिस्से को आप आगे ले आते हो इट इज इट वाज करके, ठीक है। अग्रीड फ्रेमवर्क के कोलैप्स होने के बाद ही, जो कि जॉर्ज बुश जूनियर के एडमिनिस्ट्रेशन के समय हुआ था, इसके बाद ही प्योंगयांग जो है न्यूक्लियर हुआ, यानी कि अपने पास न्यूक्लियर शक्तियां हासिल करी उन्होंने। उसके पहले तक नहीं करी थी। इट वाज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द अग्रीड फ्रेमवर्क ड्यूरिंग द जॉर्ज बुश जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन that Pyongyang went nuclear. उसके पहले तक नहीं they made nuclear weapons, उसके बाद ही ऐसा हुआ, they went nuclear. Okay, India went nuclear during the administration of Atal Bihari Vajpayee, I think, right, while he was the prime minister. President Donald Trump reached out to the north. प्रेसिडेंट डोनाल्ड भी अपने तरफ से कोशिश किए नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करने की। रीच आउट टू समबॉडी मतलब अपनी तरफ से उधर जाना, बात करना कि चलो हम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रीच्ड आउट टू द नॉर्थ व्हिच टेम्पोरेरीली स्टेबलाइज्ड इंटर कोरियन टाइज, जिसके वजह से कुछ समय के लिए तो कम से कम स्टेबलाइज हो गया था इंटर कोरियन टाइज। यहाँ पर देखते हैं कौन सा सेंटेंस में क्या वर्ब है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वर्ब है रीच्ड, रीच आउट। He reached out to the north, और इसके वजह से क्या हो गया, which temporarily stabilized inter-Korean ties, जिसके वजह से कुछ देर के लिए तो इंटर-कोरियन टाइज स्टेबलाइज हो गया था, सही हो गया था, थोड़ी देर के लिए शांति स्थिरता आ गई थी वहां पे। When the Trump initiative failed, tension spiked again. Easy sentence है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। When the Trump initiative failed, initiative जब आप कोई चीज करने के लिए अपने तरफ से कदम उठाते हैं ना, उसको इनिशिएटिव कहते हैं, ठीक है। आपका जो कदम उठता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज का हल निकालने के लिए, उसको कहते हैं इनिशिएटिव। तो जब ट्रम्प का इनिशिएटिव फेल कर गया तो टेंशन फिर से बढ़ गया, टेंशन स्पाइक्ड अगेन।
The North leaders, given what happened to Libya, Iraq, and the Iran nuclear agreement, have little incentive to give up their nuclear weapons for an agreement with the US. ये सेंटेंस यहां से शुरू होता है, द नॉर्थ लीडर्स, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है कि सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है। तो ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, आपको पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूं ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। देखिए बताता हूं, the North leaders have little incentive, प्रेजेंट परफेक्ट मत समझिएगा, ये वर्ब है, have वर्ब है यहाँ पे। the North leaders have little incentive, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव मतलब वो चीज होता है, अगर आप कुछ करते हैं उसके बदले आपको कुछ मिले तो उसको इंसेंटिव कहते हैं। जैसे आप सच बोलो, राइट, सच बोलने के बाद आपको सब लोग शाबाशी दे, बहुत बढ़िया, सही सच बोला आपने, तो वो सच बोलने का इंसेंटिव है, ठीक है। अगली बार आप फिर सच बोलना चाहेंगे क्योंकि आपको सबने तारीफ की। लेकिन अगर आपने सच बोला और सब मिल करके आप पे टूट पड़े, आपको क्रिटिसाइज करने लगे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया, तो अगली बार ऐसा कुछ होगा तो आप सच बोलेंगे नहीं ना। तो इंसेंटिव इसी चीज को कहते हैं। ऐसे कंपनीज अच्छा करने पे आपको इंसेंटिव देती है, तो कुछ काम करते हैं आप तो उसके बदले आपको कुछ मिलता है एक्स्ट्रा, उसी को इंसेंटिव कहते हैं। तो कह रहा है द नॉर्थ लीडर्स हैव लिटिल इंसेंटिव, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है टू गिव अप देयर न्यूक्लियर वेपन्स। यही है मेन सेंटेंस आपका, उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप करने का फॉर एन एग्रीमेंट विद द यूएस, कि यूएस के साथ एग्रीमेंट करें। क्यों? जो हुआ, गिवन व्हाट हैपेंड टू लीबिया, इराक एंड द ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट, इन तीनों के साथ अमेरिका ने जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया उसका क्या हुआ, उसको देखते हुए उनके पास कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है कि वो अपना गिव अप करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स यूएस के साथ एक एग्रीमेंट के लिए, नहीं करेंगे। यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड बुरा है। In an apparent rejection of the path of reconciliation with the US, Pyongyang has ruled out talks on denuclearization of the Korean Peninsula and has taken measures to strengthen ties with China and Russia. अब देखिए, ये इतना लंबा सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है, पढ़िए। In an apparent rejection of the path of reconciliation with the US, Pyongyang has ruled out talks on denuclearization of the Korean Peninsula and has taken measures to strengthen ties with China and Russia. ये present perfect sentence है। सब्जेक्ट आपका हो गया Pyongyang and verb हो गया has ruled out. Rule out मतलब खारिज कर देना, ठीक है। उन्होंने खारिज कर दिया है talks on denuclearization of the Korean Peninsula। उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई बातचीत नहीं होगी कि हम लोग डीन्यूक्लियराइज करेंगे, अपना न्यूक्लियर वेपन हटाएंगे, खत्म करेंगे, ऐसा कोई बातचीत नहीं हो गया। और ये क्या है, एक अपैरेंट रिजेक्शन है, जिसको साफ साफ रिजेक्शन के तौर पे दिखा जा सकता है। इन एन अपैरेंट रिजेक्शन, राइट, ऑफ द पाथ ऑफ रिकंसिलिएशन विद द यूएस, यूएस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। रिकंसिलिएशन अभी दूसरे वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ यूएस के साथ कोई रिकंसिलिएशन नहीं है। यूएस का कहना कुछ है, दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, लेकिन अगर दोनों अग्रीमेंट पे पहुंच जाए, एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंच जाए, उसको रिकंसिलिएशन कहेंगे। तो रिजेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ रिकंसिलिएशन विद द यूएस है। जब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा कि हम लोग डीन्यूक्लियराइज नहीं करेंगे एंड हैज टेकन मेजर्स टू स्ट्रेंथन टाइज विद चाइना एंड रशिया, और रशिया और चाइना के साथ अपने टाइज मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए हैं। इसका मतलब यूएस के साथ रिकंसाइल करने का कोई इरादा नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस रास्ते को। But even a complicated diplomatic path would be preferable to a military path any day. लेकिन बावजूद इसके एक इवन अ कॉम्प्लिकेटेड डिप्लोमेटिक पाथ वुड बी प्रेफरेबल, इसी को ना प्रेफर किया जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड चाहे कितना भी हो, लेकिन वो डिप्लोमेटिक पाथ है, उसी को प्रेफर किया जाएगा टू अ मिलिट्री पाथ। रास्ते मतलब लड़ाई वाले रास्ते से अच्छा तो वही है, डिप्लोमेटिक रास्ता ही। A direct conflict between the two Koreas, on one a nuclear power and the other backed by the world's most powerful country. जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, a direct conflict between the two Koreas, one a nuclear power and the other backed by the world's most powerful country, would be disastrous for the entire region. अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है दोस्तों? तो इसका वर्ब वुड बी है, ये है इस सेंटेंस का मेन वर्ब, ये सारा का सारा सब्जेक्ट था। A direct conflict between the two Koreas, one a nuclear power and the other backed by the world's most powerful country, ये पूरा सब्जेक्ट है। A direct conflict between the two Koreas would be disastrous for the entire region, पूरे रीजन के लिए disastrous होगा। Dialing down tensions को कम करना, and rebuilding confidence in inter-Korean relations, फिर से कॉन्फिडेंस बहाल करना
इंटर कोरियन रिलेशंस में शुड बी एन इमीडिएट प्रायोरिटी, यही होनी चाहिए इमीडिएट प्रायोरिटी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या? जिन लोगों का हित उसमें उससे जुड़ा हो उसको कहते हैं स्टेक होल्डर्स, जिनका लेना देना उस मामले से होता है। सियोल, साउथ कोरिया, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया एंड वाशिंगटन द यूएस, तीनों स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटी होने चाहिए कि जल्दी से जल्दी डायल डाउन करे टेंशन को, रीबिल्ड करे कॉन्फिडेंस इन इंटर कोरियन रिलेशंस। तो ये थी आज की दूसरी स्टोरी, फिर मिलेंगे हम लोग कल। आई होप कि आप सीख रहे हैं इंग्लिश इस पूरे कवायद में। एडिटोरियल पढ़ने का मकसद कई हो सकता है, हमारा मकसद है कि हम आपकी इंग्लिश में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके कुछ कमेंट्स अप्रिशिएट किए जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आप पूरी वीडियोस देखते हैं, आप फ़ायदा उठाते हैं इससे, तो कुछ कमेंट्स ज़रूर करिए, अपनी फीलिंग्स डालिए, आपको कैसा लग रहा है पढ़ना, इस तरह से बताइएगा। हम लोग मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में ऑन इंग्लिश विद विनय। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।